में क्लियर है दोनों तरफ? ठीक है, चलिए देख, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों यूज किया जाता है। हम लोग प्रीवियसली क्या किए थे, मॉडल बनाए थे, ठीक है, ये ओएलएस मॉडल, एक मॉडल बनाए थे बेस मॉडल, एक मॉडल बनाए थे आफ्टर इंटरेक्शन, यानी कोई कॉलम को जोड़ के, और उसमें हमारा क्या हुआ था, कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर आर स्क्वायर का वैल्यू चेंज हुआ था, लेकिन उतना भी चेंज नहीं हुआ, बट चेंज हुआ, ठीक है। तो अभी भी मॉडल हमारा बेटर नहीं है, तब भी हमारा बहुत ही पुअर मॉडल है ये। हमारा मॉडल इतना भी अच्छा नहीं है कि हम इसको बोल सकते, जब तक 70-80% नहीं चल जाता तब तक मॉडल मेरा बेटर नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते पिछली बार आउटलायर को पूरा रिमूव ही कर दिए थे, 1000 डेटा में 50% डेटा आप रिमूव ही कर दिए, बचा हमारे पास 500 डेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक होता है जिससे हमें आउटलायर को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आउटलायर को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है ये। डायग्राम से बेटर समझ में आएगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस। काफी सारा डेटा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। कोई नहीं, मुझे वो चीज मिल नहीं रही है। अच्छा देखिए कोई बात नहीं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि जब हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जब कोई डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशंस करते टाइम हमारा जो डेटा होता है, डेटा का वैल्यू रेंजेस अलग अलग होती है, लाइक सैलरी 0 से लेके लाखों तक जाता है। तो वहां पे आउटलायर क्या हो गया, आउटलायर लाखों भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है। तो यहां पर
हम उसको एक रेंज में कैसे लाएंगे, वही हुआ आउटलायर। तो आउटलायर को रेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस की। हम लोग आउटलायर वहां पे ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जितनी भी रेंजेज है हम सारे रेंजेस को स्केल कर लेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो ये डेटा है, जो हम लोग कल डेटा पे काम कर रहे थे, इस डेटा पे, अब इस डेटा पे अधिकतर की रेंजेस इक्वल है, लेकिन एक डेटा था जिसकी रेंज अलग थी, ये डेटा। अब यहां पे क्या है कि आउटलायर बहुत मिलेगा, या फिर हर एक पर्टिकुलर कॉलम को देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐसा होगा जो आउटलायर होगा। तो हम कैसे कुछ ऐसा काम करें कि मेरा आउटलायर भी वहां पे ट्रीट हो जाए और सारी वैल्यू एक रेंज में आ जाए। इसीलिए हम लोग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द स्केल ऑफ द ओरिजिनल डेटा टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट, और ट्रांसफॉर्म डेटा कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशंस व्हिच वी आर नॉट सेटिस्फाई अर्लियर विद द ओरिजिनल डेटा। जो हम लोग पहले काम के जो मॉडल बनाए उससे हम लोग बहुत सारा काम नहीं करा पाए। नॉर्मल मॉडल आप बनाए और एक्यूरेसी देखे आर स्क्वायर का काफी कम आ रहा था, जिसमें हम लोग ऑटो कोरिलेशंस देखे, हम लोग पर्टिकुलर मल्टी कोलिनियरिटी हम लोग देखे, जार्क वेरा देखे, वहां पे सारे की हाई थी। अब पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक होता है वो होता है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए आउटलायर कब होता है, आउटलायर तब होता है जब स्क्यूनेस ज्यादा हो, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। स्क्यूनेस ज्यादा है तो मेरा मेन काम क्या है, उस स्क्यूनेस को नॉर्मलाइज करना, और उस स्क्यूनेस को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है टू रिड्यूस द स्क्यूनेस इन द डेटा। हर जितनी भी टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन, सबका काम यही है स्क्यूनेस को रिमूव कर, लेकिन देयर आर सम डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एज वेल। यहां पे ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म द टारगेट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट। यानी क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसका क्या कर देगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो जब स्क्वायर रूट निकालेगा तो सारा वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड इट कैन बी यूज ऑन द डेटा कंटेनिंग ऑन जीरो वैल्यू। अब स्क्वायर रूट के साथ क्या दिक्कत है कि ये अगर आपके डेटा में जहां पे जीरो अवेलेबल है तो वो काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपके डेटा में निगेटिव नंबर है तो वहां पे स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सही नहीं है। सिंपल ये लॉजिक है। स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन आप वहां लगाओगे जहां पे डेटा राइटली स्क्यूड है, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस, जीरो या जीरो से बड़ा हो, तब आप इसको लगा पाओगे। ठीक है, ये चीज अब हम लोग ढूंढते तो नहीं चलेंगे हर एक डेटा, अब लाखों करोड़ों डेटा है, अब ये तो नहीं देखेंगे कहां पे जीरो है या कहां पे -1 है, अब ये तो नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं रहा है कहां पे नेगेटिव वैल्यू है और कहां पे नहीं। तो इसलिए स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सही नहीं है। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, numpy डॉट स्क्वायर रूट, और जो भी मॉडल था वाई ट्रेन इंटरेक्शन, यानी हम लेके चल रहे हैं जो इंटरेक्शन वाला डेटा था, वाई ट्रेन मॉडल को लेके चलेंगे, और हेड देखेंगे तो ये देखिए स्क्वायर रूट कर दिया पूरे डेटा को एप्लियांसेस, यानी हम टारगेट वाला पे लगा रहे हैं। देखिए टारगेट वाला पूरा आपका ये हो गया है, रिड्यूस हो गया वैल्यू। पहले टारगेट वैल्यू आप देख सकते थे कैसा था, अब टारगेट वाला डेटा देखो पहले का एप्लियांसेस, ये देखो ऐसा है 60, 80, 100 सब रेंज लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट किए अब सारा कोई रेंज में आ गया है, सारा रेंज में आ गया आपने। ठीक है, दूसरा होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या, यानी जो आपका वाई डेटा है उसी को 1/y कर देगा, यानी रेसिप्रोकल कर देगा। और ये भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों डेटा पे आप लगा सकते हो। दिस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल ड्रास्टिकली, यानी ये क्या करेगा, पूरा का पूरा वैल्यू को चेंज कर देगा। वी कैन नॉट परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन डेटा कंटेनिंग बाय जीरो। अब देखो, अब जहां पे जीरो होगा तो 1/0 क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एक्सेप्शनल। हाँ,
हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़े हैं कि वहां पे डेटा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहां पे भी दिक्कत है। स्क्वायर रूट के साथ दिक्कत यह है कि वहां पे निगेटिव के साथ काम नहीं करेगा। रेसिप्रोकल का अब ये काम है कि भाई ये जीरो के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हो अगर पॉजिटिव डेटा है तो। फिर इसका भी वही देखो, ऐसे कर दोगे तो देखो वैल्यू कैसे जीरो तक नॉर्मलाइज हो गया, सारा डेटा नॉर्मलाइज हो गया। अब आता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब लॉग जानते हैं हम लोग, लॉग ऑफ वाई, लॉग बेस ऑफ वाई, ये सारा चीज पढ़े हुए हैं। तो लॉग क्या करेगा? अब लॉग का भी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। लॉग ऑफ जीरो क्या होता है? लॉग ऑफ जीरो इनफाइनाइट, और लॉग ऑफ वन जीरो। यानी जहां पे जीरो हो, वन हो और निगेटिव हो, फिर से इसका दिक्कत है कि लॉग वहां पे भी काम नहीं करेगा। तो फिर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी सही टेक्निक नहीं है। लॉग सिर्फ वही काम करेगा जहां पे सिर्फ पॉजिटिव डेटा हो। ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अगर आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सारी आपकी डेटा नॉर्मलाइज है और पॉजिटिव डेटा, देन गो फॉर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब ये बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेसिप्रोकल और अदर ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है। और फिर यहां पे भी नमपाई डॉट लॉग कर लोगे और वाई पे या एक्स पे जिस पे लगाना बस पास कर दो। ठीक है। अब आता है एक बॉक्स कॉक्स। ठीक है। अब ये जो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक टाइप है और ये पूरा का पूरा लॉग के जैसे ही है, लेकिन ये जो बॉक्स कॉक्स है ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का एक जनरलाइज वर्जन है। देखो, इट इज अ जनरलाइज वर्जन ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इट मेक्स द वेरिएबल मोर सिमेट्रिकल बाय रिड्यूसिंग इट्स स्क्यूनेस। सबका काम वही है कि रिड्यूस करेगा स्क्यूनेस के, लेकिन ये एक जनरलाइज आपका पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन वही दिक्कत, फिर जीरो के साथ काम नहीं करेगा, निगेटिव के साथ काम नहीं करेगा। फिर वही दिक्कत है क्योंकि ये एक्चुअली जनरलाइज वर्जन ही है। तो लॉग में वही हो रहा था, निगेटिव के साथ काम नहीं करेंगे, जीरो के साथ काम नहीं करेंगे, तो यहां पे भी वही है। तो अब सबसे बेस्ट कौन हो जाता है? चारों, अब मुझे पता ही नहीं कि कहां जीरो कहां निगेटिव और सबके साथ करे। यहां पे आपका आता है सबसे बेटर, जो यहां पे हम मेंशन नहीं किए हैं, यो जेनसन। यो जॉनसन और बॉक्स कॉक्स दोनों एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है। ठीक है। हमको मेथड में जाके पास करना है कि हम यो जॉनसन को यूज करेंगे या मेथड बॉक्स कॉक्स। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो यो जॉनसन। यो जॉनसन सबके साथ काम करेगा, आइदर जीरो हो, वन हो, निगेटिव हो। इवन तो मुझे पता भी नहीं है कि उसमें जीरो, निगेटिव या कुछ भी वैल्यू, ये सबको जनरलाइज करके दे देगा। और यही है सबसे बेटर। आप ये पांच तरह का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। और सबसे बेटर टेक्निक होता है जब भी हमको डेटा को आउटलायर को हमको एक स्केल में करना है, ताकि सारा एक स्केल 0 से 3 के बीच में आ जाए। स्केल होके जो 3 लाख, 4 लाख या 100 या ऐसा वैल्यू आ रहा था आउटलायर में, हम सारे को एक रेंज में कर देंगे, तो आउटलायर रिमूव नहीं होगा वहां से। कुछ कुछ आउटलायर रिमूव होगा, लेकिन आउटलायर हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। आउटलायर एज इट इज रहेगा, लेकिन मैंने रेंज ही चेंज कर दिया, तो अब बायसनेस नहीं होगा। आउटलायर का हमको मेन काम क्या होता है? आउटलायर का मेन काम है कि बायसनेस परफॉर्म ना करे। अब हम सारे डेटा को एक स्केल में कर दिए, तो कहां से बायसनेस परफॉर्म करेगा? इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करते हैं, और यही इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब हम यहां पे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर तीसरा बार मॉडल बना रहे हैं। ठीक है। फिर भी कुछ चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है। ये इंटरेक्शन इफेक्ट वाला मॉडल है, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे जितना भी एजम्पशंस पढ़े थे। पहला एजम्पशन क्या था? डर्बिन वाटसन। और डर्बिन वाटसन किसका एजम्पशन था? ऑटो कोरिलेशन का। और ये क्या बोलता है कि अगर यहां पे, और ये कितना से कितना रेंज चेक करता है, ये इसका रेंज है 0 से 4 तक। अगर 2 से 4 तक बिलोंग करता है, अगर 2 से 4 तक बिलोंग करेगा, तो वो किस में आएगा बताइए? हम बताएं,
2 से 4 में आएगा तो उसको बोलते हैं सेवर कोड, सेवर ऑटो कोरिलेशन में आ जाएगा 2 से 4, यानी निगेटिव ऑटो कोरिलेशन। 0 से 2 के बीच में आएगा तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एकदम 2 के बराबर, नियर टू 2, 1.98 समथिंग, 1.91 समथिंग, 2.01 ऐसा, और तभी ऑटो कोरिलेशन ये होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे एकदम क्लोज, नियर टू पूरा 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही कम हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या आया था, वैल्यू आया था एक हमारा 1.883, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1.883 आया, यानी ये ऑटो कोरिलेशन नहीं है, यानी हम सीधा बोलते हैं 0 से 2 के बीच में आ रहा है, यानी पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन आ रहा है। ठीक है, और हम लोग फिर भी बोल सकते हैं कि 2 के करीबी है, तो देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, फिर है थोड़ा मोड़ा है, और बेटर आप हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग क्या एजम्पशंस करते थे, नॉर्मलिटी चेक करते थे कि आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो हम लोग एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हमको पता है, हम लोग बनाए थे पांडास में, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऐसे ही बनता है, sns.dish प्लॉट, और पूरा मॉडल का ही आप बना लिया। और किसका बनाए, रेसिड्यूअल का, रेसिड्यूअल हम लोग यहाँ पे निकलता है, देखो यहाँ पे रेसिड्यूअल निकलता है कि रेसिड्यूअल कितना एरर है, 409 एरर है, और एरर का हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे डॉट रेसिड करेंगे, मशीन लर्निंग जो मॉडल हम बनाया है उसमें से सारे एरर का ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना दिया, और ये देखिए एरर भी ज्यादा पॉजिटिवली स्क्यू है। ठीक है, तो हम लोग अब मॉडल का नॉर्मलिटी यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए रेसिड्यूअल का हम लोग क्या करते हैं, क्यूक्यू प्लॉट, याद कीजिए हम लोग क्यूक्यू प्लॉट करते हैं, जार्क बेरा फॉर स्टैटिस्टिक्स और सपीरो विल्क टेस्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए चेक करते हैं। लेकिन अगर हमको डायग्राम में देखना है तो क्यूक्यू प्लॉट हम लोग देखते हैं। क्यूक्यू प्लॉट में गए, मशीन लर्निंग मॉडल जो हम बनाए थे रेसिड्यूअल वाला उसको पास किए, लाइन हमको कौन सा चाहिए, रेड लाइन चाहिए, यानी स्ट्रेट जो लाइन रहेगा, टाइटल दे दिए क्यूक्यू प्लॉट, एक्स लेबल वाई लेबल आप डाल दिया। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रेड लाइन से डिनोट किए, जो हमारा बेस्ट फिट लाइन होता है, और ये जो है ये क्या है, मेरा एरर है, और एरर जो है पूरा आपका इसी के लगभग, यानी ये जो डेटा है ये आपको इसके आसपास ही बिलोंग कर रहा है, स्ट्रेट फिट लाइन के आसपास। ठीक है, और डेटा हमारा इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट देख सकते हैं है, लेकिन उतना नहीं है, रेसिड्यूअल डेटा हमारा उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लगभग पॉजिटिवली राइटली स्क्यूड है ज्यादा। ठीक है, और सारा एजम्पशंस आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बनाने के बाद ऐसे कोई करते नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। अब देखो फिर से हम मॉडल बनाए, इस बार हम कैसे मॉडल बनाए, हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। अब स्क्वायर रूट लगाए किस पे लगाए, वाई ट्रेन वाले मॉडल पे, सिर्फ वाई ट्रेन पे लगाए, आउटपुट वाला पे लगाए, इस पे नहीं लगाए हैं, और मॉडल को फिट कर दिए। और देखें तो देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, 0.1 चेंज हुआ है, पहले 0.36 आ रहा था, 0.37 आ रहा है, फिर भी कोई चेंजमेंट नहीं। और देखते हैं ऑटो कोरिलेशन, ये सब देखो डर्बिन वाटसन थोड़ा चेंज हुआ, 1.9 यानी ऑटो कोरिलेशन थोड़ा चेंज हुआ है, कंडीशन नंबर स्टिल हाई है, यानी मल्टी कॉलिनिटी बहुत ज्यादा है आपके डेटा में। और वो कारण है क्योंकि पी वैल्यू देखो हम बोले थे वही कॉलम को ले सकते हैं इसका पी वैल्यू 0.05 से लेसर हो, यहाँ पे काफी सारे कॉलम है जो 0.05 से बड़े हैं। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट कॉलम काफी सारे हैं, देखो यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि 0.36 से 0.37 हो गया, 330 से 336 हो गया एडजस्टेड आर स्क्वायर। फिर आप डिश प्लॉट बनाओ ट्रांसफॉर्म रेसिड्यूअल का, तो अब देखो थोड़ा सा ये चेंज हुआ लेकिन उतना भी नहीं हुआ है। अब देखो स्क्वायर रूट, पहले आपका रेंज कितना था आ रहा था, देखो जब रेसिड्यूअल का चेक कर रहे थे एरर, तो एरर कहां से आ रहा था, -50 60 से लेके 125 तक, यानी ये क्या हो रहा था, ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू था जो नॉर्मल एरर आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाए फिर चेक किए तो देखो रेंज अब देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया, -4 से 6 तक आ रहा है, यानी आपने एरर को और आउटलायर को रिमूव नहीं किया, बस उसके वैल्यूज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आपने ये किया। ठीक है, चलिए अब फिर देखो, अब एरर पहले वाला एरर देखो और अभी वाला देखो, लगभग स्ट्रेट लाइन पे आ चुका है। ये देखो ये इधर से क्या हो रहा था, थोड़ा सा एरर ज्यादा था, और इस पे देखो जब हम
स्क्वायर रूट लगाएं तो थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा नहीं काफी चेंज हुआ, वो सीधा स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा आ गया है। अब देखो पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन से ही ये पास कर रहा है, ठीक है। अब ये था कि कैसे आउटलायर को ट्रीटमेंट करते हैं। अब आता है कॉलम सिलेक्शन में। जैसे आपके पास 20, 50, 60 कॉलम हो सकता है एक डेटा सेट के अंदर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा कॉलम मुझे मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, कौन ऐसा इंडिपेंडेंट कॉलम है जो डिपेंडेंट वाले कॉलम पे इफेक्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यानी अब कॉलम कैसे सिलेक्शन किया जाए, अब उसका आप टाइप पढ़ रहे हो। और यहां पे जो टाइप है वो क्या है आपका स्टेप वाइज रिग्रेशन। और इसमें भी दो टाइप हैं, एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड। अब यहां पे क्या होता है कि जितनी भी वेरिएबल हैं, यानी कॉलम हैं, फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, आपके डेटा सेट में सारे सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं करेंगे टारगेट पे, यानी सारे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर देख रहे हो कि सारा कॉलम अगर आपके डिपेंडेंट पे कुछ ना कुछ असर कर रहा है तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा जो है आपका डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। तो अब यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस हो जाता है जिससे हमें ये पता चले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे रखना है या ऐड करना है मॉडल बनाने टाइम, ठीक है। तो ये दो चीज चेक करने के लिए हमें दो टाइप यहां पढ़ना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड सिलेक्शन, अब देखो हम इसको सिंपल मीनिंग में समझाते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन का काम क्या है, फॉरवर्ड मतलब क्या, आप लोग खुद बताओ फॉरवर्ड मतलब क्या होता है। आगे जाना, यानी फॉरवर्ड में क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मॉडल बनाना, यानी सबसे पहला मॉडल बनाएगा 0 कॉलम से और टारगेट वेरिएबल रहेगा। यानी स्टार्ट करेगा नल मॉडल, कोई भी कॉलम नहीं होगा और सिर्फ एक प्रिडिक्शंस कॉलम होगा आपका जिसमें जो कि प्रिडिक्शन आउटपुट वाला है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, ये हर एक स्टेप पे एक वेरिएबल को ऐड करेगा। कब तक, जब तक आपके डेटा सेट का सारा वेरिएबल खत्म नहीं हो सकता है, जब तक खत्म ना हो जाए। 12 कॉलम है तो हर एक पे जाएगा 12 पे देखें, लेकिन अब किस बेसिस पे ऐड करेगा, यह है मेन क्वेश्चन। करेगा क्यों, कि ऐसे तो 12 कॉलम को हम भी ले ही जाए तो 12 को ऐड कर दे, नहीं। ये हर एक वेरिएबल पे जाएगा, ऐड करेगा देख के कि जिसका भी पी वैल्यू कम हो। मैंने ऊपर ही कहा या तो मैन्युअली कर लो कि यहां पे जितना भी कॉलम है जिसका भी पी वैल्यू लेसर है 0.05 से, हम उस कॉलम को लेकर चलेंगे। यही मैंने प्रीवियसली भी कहा था। लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्निक है साइकिट लर्न के पास, यानी एल्गोरिदम के थ्रू। और हम यही काम करते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन में। कैसे करेगा, जिसका भी पी वैल्यू कम होगा, जिस वेरिएबल का भी, हम उस कॉलम को अपने मॉडल के अंदर लेकर जाएंगे। क्लियर है ये। और ये चेक करेगा कोरिलेशंस किसके साथ, टारगेट वेरिएबल के साथ। और इसका मतलब क्या, हर एक कॉलम RH1 TH1 जितना भी ऊपर दिया हुआ है वो चेक करेगा टारगेट वेरिएबल के साथ रिलेशन। कैसे आप चेक कराओगे, हीट मैप बना के। हीट मैप में देखोगे कि जो हीट मैप बन रहा है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले कॉलम में कुछ ऐसा तो रिलेशन नहीं है हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव। अगर है मैं उस कॉलम को नहीं लेके जाऊंगा, समझे, उस कॉलम को लेके नहीं जाएंगे। जिसका हाईएस्ट, जी
आपस में नहीं, टारगेट वेरिएबल के साथ। अगर ज्यादा रिलेशंस है तो हम उसको लेके नहीं, अगर कोरिलेट ज्यादा कर रहा है, एडेड बेस्ड ऑन इट्स कोरिलेशंस विद द टारगेट वेरिएबल, वो ऐड होगा बेस्ड ऑन इट्स कोरिलेशंस किसके साथ, टारगेट वेरिएबल का साथ चेक करके। और ऐड कैसे करेगा, जिसका पी वैल्यू लेसर होगा, और उसी को हम लोग मॉडल को लेके चलेंगे। तो फिर यहां पे क्या किए, यहां पे हम लोग लिनियर रिग्रेशन मॉडल फिर से लगाएं, और इस बार कैसे कर रहे हैं, इस बार हम ओएलएस मॉडल नहीं बना रहे हैं, इस बार साइकिट लर्न से कॉल किए हुए मॉडल को, लिनियर रिग्रेशन को, ठीक है, ओएलएस मॉडल नहीं बना रहे हैं। अब हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड। तो एसएफएस, एसएफएस क्या है जो हम बोले थे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट कर रहा था सारी लाइब्रेरीज को, तो इसको भी इंपोर्ट किया था लास्ट में, ये एमएल एक्सटेंड फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्टर, यानी सीक्वेंस वाइज फीचर सिलेक्ट करो, और इसका हम नाम दे दिए शॉर्टकट एसएफएस, और एक है आरएफई। दोनों का काम है मॉडल सेलेक्ट करना, दोनों का, यानी कॉलम सिलेक्ट करके देना, ठीक है, ये दोनों। और लिनियर रिग्रेशन को हम साइकिट लर्न से कॉल किए थे, ओएलएस वाला अलग हो गया, ये सारी चीज, ठीक है। तो अब हम यहां पे मॉडल बनाएंगे, लेकिन किसके थ्रू, एसएफएस के थ्रू। तो एसएफएस में हम कॉल करेंगे, किसको ले रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो देखो यहां पे पैरामीटर होता है खूब सारा, जिसे पहला पैरामीटर होता है एस्टिमेटर, इस एसएफएस के अंदर एक पैरामीटर एस्टिमेटर। एस्टिमेटर में क्या पास करोगे कि आप कौन सा मॉडल लगा रहे हो, हम लगा रहे लिनियर रिग्रेशंस, इसको इनिशियलाइज किए, और इसको इनिशियलाइज करके किसके अंदर रखे हैं, लिनियर रेक एक कंटेनर के अंदर। तो हम बोले कि हम कौन सा मॉडल लगा रहे हैं, लिनियर रिग्रेशन, पहला पैरामीटर। दूसरा के फीचर, ये क्या है, इसका काम है कितना नंबर ऑफ कॉलम के साथ आपको काम करना है, यानी स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप दे रहे हो, इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया बता रहे हो। अदरवाइज ये चलते, अगर 50 कॉलम है और आपको 20 कॉलम के साथ करना है, तो 20 कॉलम के साथ ही करेगा। तो हम इसको बोले कि भाई 12 कॉलम के ऊपर करो, 12 कॉलम। फॉरवर्ड, अब देखो एक पैरामीटर है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करना है तो ट्रू, अगर बैकवर्ड करना है तो फॉल्स हो जाएगा जस्ट। तो हमको चाहिए फॉरवर्ड, मैंने ट्रू कराया। वर्बोस, वर्बोस एक पैरामीटर होता है जो रिटर्न करता है आर स्क्वायर का स्कोर एंड द नंबर ऑफ फीचर कोरस्पॉन्डिंग स्टेप, यानी कितना नंबर ऑफ फीचर हर बेस पे ऐड होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, वो ये बताएगा। और दूसरा हमने दिया स्कोरिंग, हम यानी हम कौन सा स्कोर करना चाहते हैं। स्कोरिंग का तरीका बहुत सारा है, एक स्क्वायर रूट आप ढूंढना चाहते हैं, आरएमएसी रूट मीन स्क्वायर घूमना चाहते हैं, या क्या ढूंढना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा पैरामीटर है। स्कोरिंग के अंदर हम बोले हमको चाहिए आर स्क्वायर, बेस्ड ऑन द आर स्क्वायर आप सारा कॉलम को सेलेक्ट करके लाओ। फिर मैं गया, मॉडल को फिट किया और ट्रेन किया। अब देखो ये चलने लगा डेटा, पहला में से पहला को लेगा कॉलम को, ठीक है, पहला ये काम करते रहेगा जब तक चलता है, और हर में आर स्क्वायर देगा। देखो पहले यहाँ पे फीचर 1 के साथ किया, यहाँ पे 12 आउट ऑफ फीचर 1, इसका स्कोर आ रहा है 0.13, आर स्क्वायर 0.13 आ रहा है, ठीक है, डन, 1 आउट ऑफ 1 डन हो गया, 24 और बचा है। फिर आएगा दूसरे फीचर पे, इसका स्कोर देखो आर स्क्वायर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ते जाएगा वो मॉडल आपका सिलेक्शन यानी कॉलम सिलेक्शन करते जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक वैल्यू पे ऐड होते जा रहा। उसी तरह आर स्क्वायर भी देखो इंक्रीज करते जा रहा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, हाईएस्ट यहीं तक आया, ठीक है। अब ये देखो कि हम बोले कि मुझे अब बताओ कि इतने कॉलम में, 12 कॉलम में मुझे वो कॉलम दिखाओ जो कॉलम कोरिलेटेड, हाईएस्ट कोरिलेटेड होगा इसके साथ, कम रिलेटेड होगा, और दूसरा चीज क्या क्या हम बोले थे कि पी वैल्यू लेसर हो।
तो आप बोलोगे जो आप एसएफएस फॉरवर्ड निकाले, एसएफएस फॉरवर्ड क्या, जो कंटेनर बनाए थे फिट करने के बाद एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दोनों पे, ठीक है, हम बोले कि उसमें से मुझे सारे, ये एक मेथड का नाम है, सारे फीचर्स का नाम, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तो कुछ, हम कोड कौन सा लिख रहे हैं, कोड तो लिखा ही नहीं रहा है, फिट कर रहे हैं, आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास कर रहे हो, मेथड को कॉल कर रहे हो, आ जा रहा है, कुछ तो हम कोड तो कर ही नहीं रहे, सारा लाइब्रेरी जो मेरा मॉडल कर रहा है। यहाँ पे भी हम मुझे कॉलम का नाम देखना है, मैंने बोला के फीचर अंडरस्कोर नेम दे दो, और उसका आर स्क्वायर वैल्यू भी दिखाओ के अंडरस्कोर। तो देखो एक तो कांस्टेंट टर्म है, आया कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, और ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख लो उतने में से हम बोले 12 ही सिलेक्ट करो, 12 ही हम बोले थे, ठीक है। अब देखो एक तो हुआ टेक्निक ये कि आप बोले कि 12 फीचर, दूसरा टेक्निक है जैसे आप चाहते हो कि नहीं हम बीच में से देखना चाहते हैं, 5वां कॉलम से लेके 15वां कॉलम तक, हम पहला 5 कॉलम को लीव करना चाहते हैं, यस यू हैव ऑप्शन। अब यहाँ पे के फीचर्स के अंदर आप डाल दोगे 5 से 15 तक के कॉलम में बताओ बेस्ट कॉलम कौन है, बाकी सब वही, तो फिर से वहीं चलेगा, ठीक है। और ये 5 से 15 के बीच में आपको डेटा देगा, देखो फिर भी ज्यादा आर स्क्वायर चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर भी आर स्क्वायर का वैल्यू देखो 0.29% ही पे रुक जा रहा है, फिर भी बेटर मॉडल नहीं, इससे तो ऑलेस्ट मॉडल था मेरा, फिर भी फीचर सिलेक्शंस भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सारा टेक्निक है। तीसरा टेक्निक है इसी के अंदर, हम बोलेंगे फीचर में ये बोलेंगे कि जो भी बेस्ट कॉलम है ना वो दो, हम बस लिख देंगे, हम बताएंगे ही नहीं कि मुझे 5 से 15 चाहिए या 12 कॉलम चाहिए, हम इस बार बोल देंगे जितना भी कॉलम है उसमें से जाओ और बेस्ट कॉलम सिलेक्ट करके दो, जो भी बेस्ट है अपने हिसाब से दे दो, फिर से करोगे, अब ये देखो सारे कॉलम के साथ किया, 2500 के साथ करेगा, और 2500 कॉलम में जाके आपको बेस्ट कॉलम लाके दे दिया, 2500 नहीं दिया, देखो 2500 में से कुछ कॉलम दिया जिसका पी वैल्यू लेसर हो, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कॉलम आया है, यानी 25 में से 12 कॉलम आया, 13 कॉलम को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आर स्क्वायर देखो नहीं बढ़ा, फिर भी नहीं बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि आप ये सब करोगे तो मॉडल, ये टेक्निक है, ये नहीं बोला है कि आपका ये बढ़ा ही देगा, इंटरेक्शन इफेक्ट एक टेक्निक है, ये नहीं बोला, वो बोला कि मे बी और मे नॉट हम मॉडल का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, ये भी वैसा ही तरीका। ये था फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड क्या करेगा, देखो फॉरवर्ड नल से स्टार्ट करता है तो बैकवर्ड फुल से स्टार्ट करेगा, मतलब ये पहले सारा कॉलम को लेगा और मॉडल बनाएगा सबसे पहला, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये एक एक करके कॉलम को रिमूव करना स्टार्ट करेगा पीछे से बैकवर्ड, ठीक है, तब तक करते रहेगा जब तक आपका फीचर रन आउट ना हो जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रन आउट हो जाए और अदरवाइज स्टॉपिंग रूल ना मिल जाए, ठीक है। और ये कैसे हटाएगा, जैसे ऊपर में हम लोग ले रहे थे कि मुझे वो कॉलम लेना जिसका लिस्ट पी वैल्यू है, यहां पे क्या होगा, जिसका पी वैल्यू हाईएस्ट है उसको रिमूव करो, उस कॉलम को, फिर से वही सारा चीज वही चलेगा, बस यहां पे फॉल्स लग जाएगा। मैंने बोला कि आउट ऑफ दिस 25 कॉलम 12 कॉलम सिलेक्ट करके दो, जो भी बेस्ट 12 है 12, फिर से फिट किए, फिर से वही प्रोसेस चलेगा मॉडल में, फिर भी इफिशिएंसी आप स्कोर देखो उतना ही है, ठीक है। फिर आप कॉलम का नाम देखो, शायद हो सके एक दो कॉलम जो आप फॉरवर्ड में देखे थे वो यहां ना हो, जब बैकवर्ड में देखे थे यहां पे ना हो, तो देखो यहां पे आया, फिर वही चीज हम 5 से 15 बोले तो देखो 5 से 15 यानी 5 से 15 10 कॉलम मेरा बेस्ट कॉलम दो, तो ये उसमें दे देगा, देखो थोड़ा सा बड़ा 30 आ गया, आर स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन मॉडल 30% आया, ओएलएस तो एटलीस्ट 37 दे रहा था आपको, लीनियर रिग्रेशन जब इसके लर्न से कर रहे हैं तो 30% आ रहा, वो भी फीचर सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है। फिर हम बोले कि बेस्ट लगा लो,
बेस्ट भी लगाए तो देखो कितना आ रहा है, 10-12 कॉलम ही बेस्ट होगा इसमें भी, और इसमें भी 30 ही आ रहा है। यानी मॉडल का यानी फिर भी खराबी मॉडल है, घटिया मॉडल है, मॉडल आपका बन ही नहीं रहा अच्छा। और बोलिए। लास्ट वाला टाइप यो जॉनसन है, फॉर्मूला उसका नहीं है, उसका आप इसी तरह मॉडल को जिस तरह कॉल करोगे, वहां पे जाके बस अंदर में जिस तरह हम यहाँ पे मेथड में बेस्ट पास कर रहे हैं, वहां पे मेथड में जाके आपको पास करना होगा यो जॉनसन। हम अभी काम करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कैसे आप लगाओगे उसको, ठीक है। बाकी जितना भी देखे उसी तरह लगेगा, np डॉट स्क्वायर एट नमपाई से, एक तो एक या तो नमपाई से कॉल कर लो या तो साइकिट लैंड से कॉल कर लो, सारे को अलग अलग टेक्निक है। यो जॉनसन ऐसे नहीं लगता है, यो जॉनसन का फॉर्मूला डिफरेंट है, काफी टफ मेथड, तो यहाँ मैथ से आप नहीं कर पाओगे, सबसे पहला चीज तो ये, इस पे आपको करना पड़ेगा अगर, तो उसके लिए आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरीज को, उसके लिए अलग लाइब्रेरीज कॉल होती है। हम्म हाँ, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों वही है, एक में लेसर एक में ग्रेट, एक में लेसर एक में ग्रेटर। ये देखिए, इस तरह लगेगा यो जॉनसन, और इसके लिए इसके लर्न से प्री प्रोसेसिंग को कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसमें बताना पड़ेगा कि यो जॉनसन किस किस कॉलम पे लगाना है। मैंने कॉलम सेलेक्ट किया कि इसी इसी कॉलम पे लगाना है। क्यों इसी इसी कॉलम पे लगाना है? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्क्यूनेस डेटा है। मैं हर एक पे नहीं लगा दूंगा, मुझे देखना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा कि हम हर एक पे नहीं, जिसका स्क्यूनेस हाई होगा हम उस पे काम करेंगे। हम उस कॉलम को एक कंटेनर के अंदर रख लिए और हम जाके लगा दिया यो जॉनसन, बस फिट किए, आ गया। अब हम जैसे चेक करेंगे जिस कॉलम पे डीटीआई एनुअल इनकम, तो यहाँ पे देखो एनुअल इनकम पहले लाखों में था, करोड़ों में था, अब हम एनुअल इनकम देखेंगे तो मेरा पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो गया होगा, सिंपल, पूरा वो कन्वर्ट हो गया, यानी अब आउटलायर रहा ही नहीं। डीटीआई डीटीआई को भी मैंने चेंज कर दिया, उसका भी वैल्यू पूरा चेंज हो गया। ये देखो, इसको भी किए, इसको भी किए, दोनों का वैल्यू देख लो, यहाँ पब्लिक रिकॉर्ड और रिवोल्यूशनरी बैलेंस पूरे को कन्वर्ट कर दिया, बस हम यो जॉनसन लगाए तो। और अब मेरा आउटलायर ट्रीट हो गया, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा आउटलायर था। अगर हम देखेंगे भी मॉडल में तो सबसे ज्यादा आउटलायर इसी में था। हम चेक किए कि क्या कहाँ कहाँ पे आउटलायर है, तो वो बता रहा कि इसमें आउटलायर है, मैंने रिमूव किया, एनुअल इनकम में सबसे ज्यादा आउटलायर है। तो ये आउटलायर रिमूव किया नहीं है, वैल्यू को बस मैंने चेंज कर दिया है। जो लाखों में था मैंने उस वैल्यू को चेंज कर दिया।
और जब जैसे ही मैंने चेक किया, आप देख लो सारे का रेंज चेंज हो चुका है। कहां पे स्क्यूनेस कितना ज्यादा आ रहा था, अब जैसे मैंने इसको लगाया, अब देख लो स्क्यूनेस मैंने सारे का कम कर दिया, एनुअल इनकम का -0 आने लगा वैल्यू। और यही तो करना है मुझे। क्लियर है अब? चलिए ठीक है। और दूसरा लास्ट टेक्निक है आरएफई, जो हम ऊपर में किए थे, हम बताए भी थे, इसका काम है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। अब ये आरएफई क्या करेगा? आरएफई भी एक तरीका का टेक्निक है, लेकिन अब इसका थोड़ा घुमाव है। रिकर्सिवली का मतलब यह है कि जो लेस सिग्निफिकेंट फीचर होगा ना, उसको ये हटाएगा। अब ये कैसे काम करता है? अब देखो सिंपल एक स्टोरी। अगर मैं बोलूं कि इंडिया मैच खेल रहा है और आपको वर्ल्ड कप के लिए 11 में से आपको चुनना है कि बेस्ट 5 खिलाड़ी कौन है। बेस्ट 5, बेस्ट मतलब बेस्ट 5 बोले हैं, आप 1 2 3 4 5 करके नहीं करोगे। बेस्ट का मतलब पांचों बेस्ट है, उसके बाद जो आ रहे हैं वो 5 से 11 के बाद की बात है। मैंने कहा कि बेस्ट 5, बेस्ट 5 कि सबसे बेस्ट 5 कौन है, तो आप बोलोगे सर ये बेस्ट 5 खिलाड़ी है। तो मॉडल भी आरएफई भी है वही करेगा। आरएफई बोलता है कि हम क्या करेंगे, जो भी आपके कॉलम है उसमें से जो सबसे टॉप बेस्ट होंगे ना, हम उन पांचों को रैंक एक ही दे देंगे, यानी अब ये रैंक वाइज चलेगा। उसके बाद जो भी है, जैसे 5 खिलाड़ी आप बोले तो पांचों को एक रैंकिंग मिलेगा, यानी ये टॉप में है, ये टॉप 5 खिलाड़ी हैं आपके लिए। उसके बाद जो छठे से स्टार्ट होगा तो उसका रैंक 2 3 4 5 6 7 8 करके चलेगा, यानी टॉप 5 आप जो बोल रहे हैं। अब यहां पे जो फीचर सिलेक्शन होगा वो होगा रैंकिंग वाइज। सिंपल मेरा कहने का मतलब यही है। तो आरएफई को कॉल करना, एस्टिमेटर में बोला कि लीनियर रिग्रेशंस का मॉडल चलाओ, फीचर में मैंने बोला फीचर कितना सिलेक्ट करना है, 12। कितना नंबर ऑफ आपको चाहिए, मैंने कहा 12। मॉडल गया, फिट किया मॉडल को, यानी ट्रेन किया मॉडल को। सीरीज में मैंने उसको रैंकिंग बनाया, आपको रैंकिंग देखना है कि किसको सबसे बेस्ट रैंकिंग मिल रहा है। मैंने बोला कि सीरीज बनाओ और उसका रैंकिंग भी दिखाओ, और इंडेक्स में उसका कॉलम दिखाना, इंडेक्स में कॉलम और डेटा में उसका रैंकिंग। ठीक है, देखो अब ये सारे आपके हैं जिसको सबको बेस्ट एक ही रैंकिंग दिया गया है, बेस्ट एक रैंकिंग, यानी ये सारे 1 रैंकिंग में। इसके बाद वाले जितने भी कॉलम है ना, ये लोग सारा रैंकिंग 2 3 से स्टार्ट, इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। और यहां पे हमने बोला क्या, फिट अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू 1, यानी जितना भी कॉलम का रैंकिंग 1 आ रहा है बस उस कॉलम को जाके सेलेक्ट करो, दैट्स इट। ये था। तो देखो हम यहां पे कमेंट डाले हुए हैं कि बिल्ड द आरएफई मॉडल, हम लिनियर रिग्रेशंस को कॉल किए, इसके अंदर इनिशियलाइज किए, एस्टिमेटर में पास करो किसको, अपने मॉडल को। नंबर ऑफ फीचर कितना सिलेक्ट करना है, मुझे करना है 12 टोटल नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, और अगर आप नहीं पास करोगे तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो हाफ फीचर्स को दे देगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप ये नहीं पास करते हो पैरामीटर। तो हम सारा चीज लिखे हैं, देन जाएंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे, किसके साथ, ट्रेनिंग डेटा के साथ। ठीक है, हम मॉडल को ट्रेन किए, इंटरेक्शन इफेक्ट वाला आप ले सकते हो, सारा मॉडल को फिट किए। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, सीरीज कैम बना रहे हैं जिसमें रैंक रहेगा विथ आरएफई, और यहां पे रैंकिंग रिटर्न करेगा सारे का, ईच वेरिएबल आफ्टर अप्लाइंग द आरएफई, यानी आरएफई जब लग जाएगा रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशंस, तो हर एक वैल्यू को एक रैंक देगा। फिर हम उसको डेटा में पास कर रहे हैं कि डेटा में क्या दो, उसका रैंकिंग वाला मॉडल दो, और उसका भी रैंकिंग क्या होना चाहिए, उसका भी रैंकिंग स्टार्ट होना चाहिए सिर्फ 1,
यानी उस कॉलम को सेलेक्ट करो जो रैंक सिर्फ 1 हो। तो इतने सारे कॉलम हैं जिसको रैंक 1 दिया गया है और बाकी सारे कॉलम को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी ये काम करेगा रैंकिंग वाइज। समझ में आया? डाउट है? हाँ जी, बताइए। हम्म। यस, यस, वही चीज है। तभी तो हम स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिए ना कि पांचों मेरे लिए बेस्ट है। कौन कम है कौन ज्यादा मैंने कहा ही नहीं, पांचों मेरे लिए बेस्ट है। नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे सिलेक्ट किया कि रैंक 1 वाला को ही चाहिए, इसलिए इंडेक्स मैंने पास किया। अगर आप बोलते रैंक 2 वाला को चाहिए तो रैंक 2 का सिलेक्ट करता हूं, 3 का करता, 4 का करता। क्लियर है? ठीक है, यही था। अब तब तक क्रॉस वैलिडेशन मैंने ये फाइल भेजा है ना, 5 मिनट इस फाइल को पढ़िए, फिर मैं आऊंगा इस पे, इसका काम क्या है क्रॉस वैलिडेशन। और ये भी पूछी जाती है फीचर सिलेक्शन में, ये पूछा जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन तो पूछते हैं इंटरव्यू में। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे। क्रॉस वैलिडेशन हर जगह होता है, रेग्रेशन में भी होते हैं, क्लासिफिकेशन में भी होते हैं। तो ये मत सोचिए कि जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वहां पे नहीं होगा। प्रोसेस सारे का सेम है, बट वहां रिग्रेशन मॉडल लग रहा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लगेगा। बाकी सारा चीज सेम ही। तो इसको 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोगों के पास फाइल है, इसको पढ़िए कि क्रॉस वैलिडेशन करता क्या है। इसको एक बार देखिए। ठीक है, 5 मिनट हमें दीजिएगा।
5 मिनट में इसको देख लीजिए, ज्यादा टॉपिक इसमें ज्यादा टॉपिक बचा नहीं।
हाँ जी, चलिए, हो गया, देख लिया। अब देखिए, क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन यहां पे नाम क्या है, देखिए, क्रॉस वैलिडेशन also does the stratified sampling। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग याद है, सैम्पलिंग टेक्निक हम अपनाए थे 4 स्टैट्स में। क्षितिज, कैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या करता था, सब ग्रुप में स्ट्राटा में बांट के, और फिर उन लोग पे क्या करता था, यानी जो भी हाँ, जो भी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन है वो काम क्या करता था, जो भी फेवर है। सेम ये भी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी यही करता है। ये क्या करेगा, ये भी डेटा को बांटेगा और आपको बताना है कि कितने भाग में बांटे। तो इसके अंदर जब क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को लगाइएगा तो 2 तरह का होता है, एक होता है के फोल्ड, एक होता है नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे एस्टिमेटर में तो हमेशा मॉडल को पास करना है, कौन सा मॉडल आप लगा रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा रहे हैं हम, इसको बताएं एक्स में एक्स ट्रेन डेटा, वाई में वाई ट्रेन डेटा, और क्रॉस वैलिडेशन यानी आपको कितने डेटा पे, यानी कितने डेटा पे आपको करना है क्रॉस वैलिडेशन। हमने कहा 5, यानी 5 डेटा पे मैंने कहा, और निकालना क्या है, स्कोर, यानी बेस्ट 5 क्रॉस वैलिडेशन करो, बेस्ट 5। अब ये करेगा कैसे, काम कैसे करता है, देखिए, जैसे जैसे हम वहां पे बोले क्रॉस वैलिडेशन यानी 5, तो देखिए केफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मेजर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल को बाय डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू के सबसेट। के सबसेट का मतलब क्या है, इक्वल साइज में, इक्वल साइज में ये क्या करेगा, सबसेट में डिवाइड करेगा पूरे डेटा को, जितना भी बात आप बोल रहे हो। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन K-1 फोल्ड्स एंड टेस्टेड ऑन द लास्ट फोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे मैंने कहा 5 क्रॉस वैलिडेशन लगाओ, तो 5 रो 5 कॉलम रहेगा। अब जो हर एक बॉक्स होगा, वो एक बॉक्स टेस्टिंग के लिए जाएगा, बाकी अदर 4 बॉक्स ट्रेनिंग के लिए जाएगा। ठीक है, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हर एक बॉक्स वो टेस्ट ना कर ले, हर एक बॉक्स। और जैसे ये पहला वाला आप देखो, ये पहला वाला क्या टेस्टिंग के लिए गया, 4 गया ट्रेनिंग के लिए। अब दूसरे दूसरे आइट्रेशन में आया, दूसरे आइट्रेशन में जाएगा, तो अब जो दूसरा ये वाला फोल्ड है, ये वाला बॉक्स, अब ये जाएगा टेस्ट के लिए, बाकी ये 3 डेटा और ये 1 डेटा किसके लिए जाएगा, ये जाएगा ट्रेनिंग के लिए। उसी तरह तीसरा आइट्रेशन में ये तीसरा वाला बॉक्स जाएगा टेस्टिंग के लिए, बाकी अदर 2 जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और ये क्या निकालेगा, ये यहां पे एक आर स्क्वायर वैल्यू देगा, हर एक का आर स्क्वायर वैल्यू देगा, और वो देखिएगा कि किसका आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है, तब जाके ये पर्टिकुलर एक मॉडल यहां पे आपको बनाते हैं। इसलिए यहां पे स्कोरिंग आर स्क्वायर लिए, और यहां पे जाके आप देखो एक बेस्ट 5 आर स्क्वायर वैल्यू निकाल के दिया 5 डेटा सेट का, जिसपे आप क्रॉस वैलिडेशन लगाए हो पूरे डेटा पे। और वही चीज आपको यहां पे डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, यही चीज बोला, यही होता है क्रॉस। व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन, क्यों करोगे,
एवॉइड द ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग बता चुके हैं, ओवरफिटिंग होता है जिसपे आपका ट्रेनिंग मॉडल तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बट टेस्टिंग का बात आया तो नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन क्या कर रहा है, ये हर एक डेटा पे जाके अनसीन डेटा को भी जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, दूसरा, ये जो एवरेज रिजल्ट होगा ओवर मल्टीपल आइटरेशन रिड्यूसिंग द बायस एंड वेरिएशन इन द एंड टेस्टिंग। बायस एंड वेरिएंस का मतलब आप सीधा समझ लो, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अब यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस वैलिडेशन में आप मल्टीपल आइटरेशन कराओगे, 5 बोल रहे हो तो 5, 10 बोल रहे हो तो 10, ट्रेन के लिए भी टेस्ट के लिए भी। अब यहां पे क्या होगा, वो सारे का एक एवरेज आर स्क्वायर निकाल के देगा, एवरेज आर स्क्वायर पूरे डेटा में से। ठीक है, इसीलिए ये आपका एक रोबस्ट परफॉर्मेंस देगा। और इफिशिएंट यूज होता है जब आपका डेटा साइज बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड यानी अगर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा, तब क्रॉस वैलिडेशन लगाना कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका स्टेप क्या होता है। पहले ये डेटा को क्या करेगा, के फोल्ड में बांटेगा, यानी सबसेट में। फिर उसी को हर एक फोल्ड को K-1 यानी ये वाला एक को जाएगा टेस्टिंग के लिए, बाकी सारा जाएगा ट्रेनिंग, इसलिए K-1 लिखा है। यानी यूज द रिमेनिंग फोल्ड एज ए टेस्ट है टू एवेल्युएट द मॉडल। देन उसको सारे वो क्या करेगा, एग्रीगेशन निकालेगा। वो एग्रीगेशन कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेसी हो सकता है, प्रिसीशन हो सकता है, रिकॉल हो सकता है। ये जो तीनों आप मैट्रिक्स देख रहे हो, ये तीनों मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, ये तीनों। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में हमें इन चीजों को यूज नहीं करना है, इन चीजों का कोई मतलब है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर देखना है, फॉर रिग्रेशन के लिए हम लोग आर स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आपको वैल्यू दे रहा है वही दे रहा है, ये 5 आपका आर स्क्वायर वैल्यू निकाल के दिया ये, क्योंकि हमने बोला पूरे में से 5 डेटा पे जाके क्रॉस वैलिडेट करो, और जो भी क्रॉस वैलिडेट जो भी सबसे बेटर होगा वो हमको यहाँ पे लाके डेटा आर स्क्वायर वैल्यू लाके दो। और ये 5 दिया, 5 में किसी का 22 आ रहा है, 21 आ रहा है, 33 आ रहा है, सबसे बेटर तो यही है आर स्क्वायर वैल्यू। और मैक्सिमम स्कोर मिनिमम आ रहा है सबसे 21, मैक्सिमम 33% आ रहा है स्कोर, एवरेजली आ रहा है 25%। और यही होता है क्रॉस वैलिडेशन। इसको मत पढ़िएगा, लीव वन आउट, इसका कोई यूज नहीं है, बस यहां तक है। कोई भी डाउट है अब इस पूरे टॉपिक में, क्योंकि कल से मैं इसको समझा रहा हूं, पिछले 3 घंटे से। इसमें कोडिंग नहीं है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी बेस्ड मॉडल है। हर एक में लाइब्रेरी आप देख रहे हो, कोड तो देखी ही नहीं हो, कोड इसको थोड़ी कहते हैं। आप कहां देख रहे हो कि कोड लिखा हूं मैं, कहीं भी बता दो, हर जगह मॉडल मेथड। बस स्टेप आपको याद रखना चाहिए कि कब कौन सा स्टेप आपको लेके चलना है। नहीं, ये दोनों में है, दोनों में। हम क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले कि जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हो वो दोनों जगह यूज होगा, दोनों जगह, बस एल्गोरिदम डिफरेंट लगेगा, मैंने ये कहा। बस बाकी जितना भी पढ़ रहे हो सारा चीज लगेगा हर जगह, हर जगह लगेगा। यस, रिग्रेशंस में सेम स्टेप वहां पे भी आपको करना होगा, सेम स्टेप। ठीक है, क्लियर है। अब यही था आप लोग का जो टॉपिक पूरा खत्म हो गया।
हाँ, यस, क्योंकि हम लोग जब हम रिग्रेशन पढ़ा रहे थे तो जब नोट्स में एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, व्हाई वी आर डूइंग रिग्रेशन एनालिसिस, वहीं पे 4-5 चीज लिख दिए और वही चीज को यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन तो हमेशा मॉडल ओवरफिट करेगा। अब जब मॉडल ओवरफिट हो तो हम उसको बचाएं कैसे? बाकी सारा चीज वही है, रीड द डेटा, चेक द डेटा टाइप, रिमूव इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, डमी इनकोडिंग, कैटेगोरिकल वेरिएबल, स्केलिंग द डेटा, ट्रेन टेस्ट, ये सारा चीज देख लिए, ओएलएस देख लिए। अब आता है यहां से ग्रेडियंट डिसेंट, जो मैंने कहा था कि मैं बीटा 0 और बीटा 1 का पैरामीटर चेंज कैसे होगा और हम 0 के करीब कैसे आएंगे। अब ये चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 टॉपिक, और ये चौथा पूरा एआई तक चलेगा, और ये पांचवा रेगुलराइजेशन सिर्फ इसके लिए यूज होगा। रेगुलराइजेशन हर जगह है, क्लासिफिकेशंस में भी, रिग्रेशंस में भी, लेकिन यहां पे टेक्निक अलग है, क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, वहां पे क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे, तो दोनों में समानताएं अलग है, ये चीज याद रख लीजिएगा। ये नहीं कि दोनों है यूज, वहां पे भी रेगुलराइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे रिज एंड लासो लग रहा है, क्योंकि रिग्रेशंस पढ़ रहे हो, वहां पे रिज लासो नहीं लगेगा, वहां पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड लगेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशंस की बात होती है, वहां पे एरर नहीं निकलता है क्लासिफिकेशन में, एरर यहां निकल रहा है, कंटिन्यूअस वाले में एरर निकलता है, इसमें थोड़ी एरर निकलेगा क्लासिफिकेशन में कि बीपी हाई है या लो है, एरर थोड़ी है उसमें, वो तो बस आपका एक डेटा है। लेकिन क्लासिफिकेशन में स्टॉक मार्केट का प्राइस एक्चुअल और प्रेडिक्शन में काफी डिफरेंस है। आप क्लासिफिकेशंस में, कैटेगरी में एरर नहीं निकालते हो, वहां पे प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, और यहाँ पे रिग्रेशंस की बात होती है, कंटिन्यूअस की। तो यूज सारा वही है, मेथड सिर्फ चेंजेस है रिग्रेशंस और क्लासिफिकेशंस में। तो अब आप लोग इन तीनों को पढ़ लो, 4th, 5th, 6th। हम सिंपल मीनिंग में बता देते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करें तो आपको समझ आए। ग्रेडियंट डिसेंट एक टेक्निक है जो पैराबोला कर्व लाइक दिखता है ऐसे, ग्रेडियंट डिसेंट। यस, यू शेप। आप ये बोल सकते हो, ये ग्रेडियंट डिसेंट ही है, ठीक है, ये चीज। अब ये आपको दिख रहा है यू शेप, लेकिन इसके अंदर खूब डायमेंशन है, ये मत समझ लेना कि ये डायमेंशंस इतना ही है। ये डायग्राम इसी तरह बनेगा, ये आपको दिख ऐसा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल डायग्राम आपका ये होता है, ये और हमको पहुंचना है यहां तक। डायमेंशंस खूब सारी है, ये मत समझना कि ये बस यहां से यहां दिख रहा है, तो क्योंकि यू शेप जैसा दिखता है इसलिए इसको लिया जाता है। एक्चुअल काम है इसका, डायमेंशंस खूब है, ये 4D, 5D, 6D में चल रहा है, तो ये मत सोच लेना कि ये 2D है। बट डायग्राम इसका यहाँ पे, मेरा मेन एम है ये तक पहुंचना, 0 के करीब, क्योंकि 0 यहाँ पे है और 0 के करीब तक पहुंचना है मुझे। यानी वैल्यू को कैसे लोअर करें कि मेरे यहां तक आए, कैसे इधर से लोअर करें कि वैल्यू यहां पे आए, तभी तो एरर मिनिमाइज होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक टेक्निक है जिसका काम है कि मेरे वैल्यू को हम यहां तक लेके आए, पूरा भी 0 ना करें, यहां तक आए। तो 3 तरह का ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक होता है। एक होता है इसको हैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एक होता है फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और एक लास्ट होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको हम लोग वैनिला भी बोलते हैं। इसको हैस्टिक में बोलता है, अब फुल बैच में बोलता है, फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट बोलता है ये, जो आप देख सकते हो, इसको हैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यहां पे है। पहला आएगा फुल बैच। फुल बैच बोलता है कि हम पहले तो जितना भी आपके डेटा सेट में डेटा है, यानी मान के चलो करोड़ डेटा है, अब करोड़ डेटा को पूरा एक साथ ही पूरे कर देगा काम, आइट्रेशन करेगा मॉडल के अंदर। अब जब 1 करोड़ डेटा
एक साथ जा रहा है तो मशीन स्लो हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी मशीन की। तो वो कभी भी वो जीरो के करीब पहुंचने में बहुत उसको दिक्कत होगा, वो पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहुंच भी रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भाई टाइम लेगा बहुत, और ये भी नहीं पता कि पहुंच पाएगा भी या नहीं पहुंच पाएगा हर एक वैल्यू। यानी क्योंकि मॉडल तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 1 करोड़ डेटा दे दिया तो सीधा 1 करोड़ डेटा गया और रन कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक रो को रन करेगा, वो हर एक रो को रन करेगा, यानी पहला रो से स्टार्ट करेगा और 1 करोड़ तक जाएगा। तो यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बेटर है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। यूज करो, आप मॉडल बना के देखो कि क्या ये स्टील R² बढ़ा रहा है, लीनियर रिग्रेशंस लगाने के बाद एसजीडी लगा के देखो, अगर बढ़ा रहा है तो ठीक। नेक्स्ट आता है स्कोहैस्टिक। ग्रेडिएंट डिसेंट बोलता है कि मैं पूरे डेटा में से 1 करोड़ डेटा में से मैं एक सैंपल लूंगा, एक सैंपल, यानी हम 10 लाख का एक सैंपल ले लिए 1 करोड़ में से, और उस 10 लाख डेटा पे हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि प्रोसेसर थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि अब डेटा, अब आइट्रेशन आपको कम कराना पड़ रहा है, हर एक सिंगल डेटा पे जाके आइट्रेट कर रहा है और 10 लाख तक पहुंच रहा है, R² वैल्यू निकाल के आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा। और इसका फायदा ये भी है कि आप कितना भी इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा ऐड कर सकते हो, कल को आगे जाके आपको और 1 करोड़ के बाद और 1 करोड़ ऐड करना है, आप कर सकते हो, कभी भी। इसमें एसजीडी में रुकावट नहीं है, लेकिन फुल बैच वाला में रुकावट है, क्योंकि फुल बैच में तो आप पूरा ही पास करते रहो, पूरा का पूरा डेटा एक साथ, करोड़ों। अब लास्ट होता है मिनी बैच। मिनी बैच स्कोहैस्टिक और फुल बैच का कॉम्बिनेशन होता है। वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ डेटा को एक छोटे छोटे सबसेट में बांटूंगा, यानी मिनी मिनी भागों में, यानी 10-10 लाख का मैं 10 सबसेट बना लूंगा, 10 सैंपल बना लूंगा, और मैं ऐसे एक एक करके पहला सैंपल चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ज्यादा चांसेस इसका है कि ये टाइम तो ले रहा है, टाइम तो ले रहा है, लेकिन वो आपको यहां तक पहुंचा देगा। टाइम लेगा स्लोली, क्योंकि हर एक सैंपल पे वो काम कर रहा है, तो स्लोली ही कर रहा है, एक एक सैंपल, लेकिन फास्ट भी काम करेगा, क्योंकि एक सैंपल में 10 लाख डेटा है, तो पहले उस 10 लाख पे काम करेगा, फिर दूसरा सैंपल पे जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तीसरा, 10 सैंपल पे जाएगा, और एट द एंड यहां पे आपको पहुंचने का कोशिश करेगा। लेकिन स्टिल मैं फिर बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये सब मेथड लगाने के बाद फिर भी आप यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक तब भी नहीं पहुंचोगे। तब आप आते हो आप रेगुलराइजेशन टेक्निक पे। अब रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है, रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है कि लीनियर रिग्रेशन हमेशा मॉडल आपको ओवरफिट देगा, हमेशा का हमेशा ओवरफिट देगा, कभी भी वो आपको जनरलाइज मॉडल देता ही नहीं है। तो आप उस मॉडल को ओवरफिट से कैसे ओवरकम करोगे, उसके लिए 3 अलग सा मॉडल आया है, रिज रिग्रेशन, लासो और इलास्टिक नेट। इसको कहते हैं L1 और रिज को बोलते हैं L2। L1 L2 पहले निकला था रिज ही, तब निकला है ये, लेकिन स्टिल बोलोगे सर फिर इसका नाम L1 क्यों, इसका नाम L2 क्यों। जब रिज रिग्रेशन निकला, तो रिज रिग्रेशन जब आप लगाओगे, लीनियर रिग्रेशन की जगह रिज रिग्रेशन मॉडल लगाओ, तो ये क्या करेगा, जब मॉडल आप बनाओगे तो R² हो सके आपका बेटर आए, लेकिन जो आप यहां पे OLS मॉडल बना रहे थे और यहां पे कुछ कोफिशिएंट वैल्यू आ रहा था आपका, रेगुलराइजेशन का काम यह है कि हर कॉलम का जो कोफिशिएंट वैल्यू आ रहा है उसको रिड्यूस करना, यानी 0 के करीब लेके आना।
यानी इस कोफिशिएंट वैल्यू को और जीरो के करीब लाएगा, पूरा जीरो मत कर देना, ठीक है। ओवरफिट तो कम कर ही करो, लेकिन इसको जब आपका कोफिशिएंट वैल्यू ही जीरो के करीब आएगा तो इस पे भी असर करेगा। तो आप क्या करो कि इसको जीरो के करीब लाओ, ये कहता है आपको ये रिज रिग्रेशन। लेकिन हो सकता है कोई कोई कॉलम ऐसा हो कि जो काम लायक नहीं है, इनसिग्निफिकेंट हो, फिर भी उसका जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो जीरो तक, जीरो नहीं कर रहा है, जीरो के करीब ला रहा है, बट मुझे नहीं चाहिए था। वहीं पे नेक्स्ट ईयर उसके लासो आता है। लासो बोलता है कि हमको नहीं पता कि जीरो के करीब क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई कि जीरो के करीब क्या होता है। ये बोलेगा कि मैं पूरे कॉलम को ही ना मैं जीरो ला दूंगा, मैं जीरो के करीब नहीं लाऊंगा, मैं पूरा ही जीरो कर दूंगा, यानी कॉलम का कोफिशिएंट वैल्यू जीरो, तो वो कॉलम खुद ही हट गया। ये कहता है लासो। और देखो रेगुलेशंस क्या करता है, रेगुलेशंस एक ऐसा तरीका है जो ओवरफिट से आपको बचने में हेल्प करेगा मॉडल में। इट इज ऑब्जर्व द इन्फ्लेशन ऑफ द कोफिशिएंट कॉजिंग ओवरफिटिंग, यानी आपका मॉडल ओवरफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो कॉलम का कोफिशिएंट वैल्यू है वो हाई है, और उसको कम करना, जितना हाई उतना आपका मॉडल का खराब इफिशियंसी निकलेगा। तो ओवरफिट को प्रिवेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द कोफिशिएंट बाय पेनलाइजिंग द पॉसिबल कोफिशिएंट इन्फ्लेशन, यानी आपको क्या करना, आपको इस कोफिशिएंट वैल्यू को पेनलाइज करना है, कम करना है, सप्रेस करना है, जो भी नाम बोलो, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है इसका चेंज हो जाएगा। अब पहले फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स। अब यहां पे रिज और लासो में एक पैरामीटर ऐड होने वाला है रेगुलराइज करने के लिए, यानी आप ये भी तो पूछोगे ना सर कि पेनलाइज कर कैसे रहा है, आपको पूछना ही चाहिए, ठीक है हमको पता है रिज लासो का ये काम, लेकिन करेगा कैसे, आप कोफिशिएंट को आप कैसे कम करवाओगे। तो कोफिशिएंट को कम करवाने के लिए यहां पे एक लैम्डा पैरामीटर को ऐड होगा, यानी बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स के बाद प्लस एक लैम्डा लगेगा, लैम्डा का होल स्क्वायर। देखो तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिज को L2 नॉर्मलाइजेशन, L2 नॉर्म, ठीक है। और इसमें आप अल्फा वैल्यू पास करोगे, अल्फा क्या, यानी रिज में जो हम मैं लैम्डा का बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स में वो लैम्डा है, लेकिन जब पैरामीटर पास करोगे तो वो अल्फा है, ठीक है। और अल्फा में बताओगे कि वो पैरामीटर का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है, 0.01 लेना है, ये आप बताओगे, ये आपको बताना होगा। और कितने डेटा पे जाके आइट्रेट करें, मैंने कहा 500 डेटा पे जाओ और आइट्रेट करो, मैक्सिमम आइट्रेशन 500 फिट करो और तब दो। तो अब देखो आरएमएसी कितना बेटर आ रहा है, 84 आ रहा है। और आरएमएसी क्या कहता है, टेस्ट सेट का बात कर रहे हैं, टेस्ट सेट में आरएमएसी हमेशा एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, जितना पॉसिबल, जितना लो उतना बेटर मॉडल, 1 के करीब नहीं, ठीक है। अब रिच रिग्रेशन लगाएं, वैसे ही देखो वैल्यू चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो एचडीडी भी लगा रहे हैं, सबका चेक कर रहे हैं, एचडीडी लगाए तो आर स्क्वायर वैल्यू लीनियर रिग्रेशन का आ रहा है 0.58, 58% आ रहा है लीनियर रिग्रेशन यूजिंग स्कोहैटिक ग्रेडिएंट लगा रहे हो तो 51% आ रहा है, लेकिन जब जैसे ही आप रिच रिग्रेशन लगाएं वैल्यू काफी चेंज हुआ है 57। टेस्ट आरएमएसी इसका 84 आ रहा है और टेस्ट मैप आ रहा है, सर क्या इवैल्यूएशन टेक्निक है। उसी तरीका से लासो बोलता है कि लासो सीधा बोलता है कि भाई हमको ये सब समझ नहीं है, मैं सीधा का सीधा इसको क्या करूंगा, मैं पूरा कोफिशिएंट वैल्यू को ही जीरो कर दूंगा, मैं पूरा जीरो कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कम वम क्या होता है, सीधा बोलता है। ये क्या करेगा, कॉलम को जब कोफिशिएंट जीरो, कॉलम का काम नहीं, कॉलम हट जाएगा। इसीलिए लासो में दो चीज आपको बोलना है इंटरव्यू में, कि लासो रिग्रेशन इज यूज फॉर automatic feature selections because the column coefficient value penalized equal to 0, and how, the reason is the lambda parameter,
बिकॉज यहाँ पे एक लैम्डा पैरामीटर ऐड हुआ है फॉर्मूला में, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स के बाद वहां पे एक लैम्डा पैरामीटर का होल स्क्वायर ऐड होगा। ठीक है, ये इसके चक्कर में। और लासो में क्या होगा, लासो में जो फॉर्मूला है वो मोड ऑफ लैम्डा हो जाएगा। रीज में लैम्डा का होल स्क्वायर पैरामीटर ऐड होगा और यहां पे यूज होगा प्लस मोड ऑफ लैम्डा। इतना फर्क है दोनों में, और इसलिए इसको L1 नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और यही है पूरा का पूरा रीज लासो। और लास्ट ग्रिड इलास्टिक नेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, L1 और L2 का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसको आप लोग पढ़ के आना, मैंने काफी बता दिया। बाकी मॉडल यार देखो, मॉडल वैसे ही बन रहा, आप देख सकते हो, वही सारा काम, वही चीजें आप देख लो। ड्रॉप करो, मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करो, मीन वैल्यू इनसे रिप्लेस करो, परसेंटेज देखो, डमी इनकोड करो, ऑर्डिनल इनकोडिंग, नॉमिनल इनकोडिंग। ये देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने अलग किया कि यहाँ पे मेरा सोल्ड प्राइस डिपेंडेंट है और फीचर्स में हमारा ये है। ठीक है, आईपीएल का कोई डेटा है, अब यहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर डेटा है इंडिपेंडेंट, जो न्यूमेरिकल फीचर को मैंने अलग कर लिया, कैटेगोरिकल फीचर को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अब मुझे इनको क्या करना है, इनकोड करना है, क्योंकि बोला था कैटेगोरिकल वाला कभी चलेगा नहीं, मॉडल में चलेगा है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डमी इनकोडिंग। तो आप क्या करोगे, डमी इनकोडिंग करोगे। एक तो है पांडा से डमी कर लो, ये 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज हम लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो हम डमी इनकोडिंग कर लिए, क्या करेगा, अब सबका एक डमी कॉलम बना देगा। यानी पहले अगर 12 कॉलम था तो अब 24 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी कैटेगरी उतना कॉलम बनेगा। इसके अंदर एज के अंदर का 10 कैटेगरीज है, 10 एज दिया हुआ है तो 10 अलग कॉलम बनेगा। कंट्री में अगर 20 कंट्री है तो 20 अलग कॉलम बनेगा, ये डमी इनकोडिंग बोलता है। लेकिन और भी अलग अलग टेक्निक है जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, फिर डेटा को स्केल किए, याद करो 2 तरह का तरीका होता है स्केल करने का, एक स्टैंडर्ड स्केलर, एक मिनमैक्स स्केलर। यानी यहाँ पे जेड स्कोर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पूरा आप ये लगाओगे तो डेटा जो होगा बाद में आप जाके कॉन्कैटिनेट कर दो। अब देखो डेटा, पहले डेटा देखना कैसा था और जब स्केल करने के बाद डेटा कैसा हो गया। पहले डेटा था ऐसा, ये डेटा, प्लेयर नेम अब्दुल रजाक, अगरकर, अश्विन, बद्रीनाथ, एज दिया हुआ है, कितने साल से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस, कंट्री कौन कौन सा है, प्लेइंग रोल क्या है, रन, टोटल रन कितना है, टोटल विकेट कितना है, ओडीआई में रन कितना है, ओडीआई का स्ट्राइक रेट कितना है, ओडीआई में विकेट कितना है, ओडीआई का स्ट्राइक रेट पर बॉल कितना है, कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस कितना है, रन्स कितना मारे हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना है, एवरेज कितना है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट कितना है, कितना छक्का मारे हैं, रन्स कितनी है, विकेट्स कितनी है, एवरेज बैलेंस। अब देखो सारे का आप देख लो वैल्यू। लेकिन जैसे ही इसको स्केलिंग किए, जैसे स्केलिंग किया, अब देख लो, देखो और कितना कॉलम जनरेट हो गया। ये देखो, ये डमी कॉलम है, ये डमी कॉलम है, जितना कंट्री उतना कॉलम, जितना एज उतना कॉलम। ठीक है, अब फिर जाके मॉडल को स्प्लिट किए, वही चीज, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, रैंडम स्टेट हमेशा फिक्स रहेंगे, टेस्ट साइज या ट्रेन साइज कुछ भी ले लीजिए। अब जाके यहां पे क्या करोगे, जनरलाइज फंक्शन, वही फंक्शन बना लो और मॉडल को प्रिडिक्ट करो, एमएसी निकालो, आरएमएसी निकालो बस, और उसमें से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालो और बस बैठा दो, वैल्यू आपका यहाँ पे जनरेट होने लगेगा। यही, फिर ओएलएस मॉडल भी लगा के देख लो कौन बेटर है, विदाउट ओएलएस, एक बार ओएलएस के साथ जाओ और देखो, फिर ग्रेडियंट डिस्टेंस लगाओ। क्लियर है, कोई भी डाउट है अब यहां तक तो बताइए। अंकित, कोई भी डाउट है तो बताइए। जी, क्षितिज, कोई डाउट? इसको क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल है, मॉडल तो एक ही बनेगा, आप बनाओगे मॉडल पूरा पूरा बेस्ड है लाइब्रेरीज और उस पर कुछ याद ही नहीं है रखना है, डॉट फिट डॉट टेस्ट, डॉट फिट डॉट टेस्ट, वही कर रहे हो बस।
बस है कि प्रोसेस आपको याद रखनी चाहिए, जैसे प्रोसेस हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसे याद रखा हुआ है, उस तरह प्रोसेस भी आपको याद रखना है। सारी प्रोसेस का खेल है, बाकी तो सारा साइकिट लेन से कॉल हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बाकी सारा साइकिट लेन से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से। एक हम पर्टिकुलर रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उस हाँ, इसको फाइल को हम भेज भी देंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। एक मॉडल रिग्रेशन मॉडल लगाएंगे, लिनियर रिग्रेशन सारा चीज, और उसके बाद हम चल देंगे क्लासिफिकेशन की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, ग्रेट डे।